गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हेनरी लॉ पढ़ा था, गैस इन लिक्विड्स, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड्स हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसके बारे में बात करेंगे हम। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो इट इज द मोस्ट, अगर हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड्स की, जब आपका एक सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में जाता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। और सॉल्यूशन की टर्म जो सबसे पहले स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट थिंग लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सॉल्वेंट है इट मे बी पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर का मतलब क्या होता है बेटा? पोलर जिसमें डाइपोल हो, which has dipole, या फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ H2O, वाटर मॉलिक्यूल जब बात करते हैं बेटा तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पर स्लाइडली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये स्लाइडली जो चार्ज है जिसकी वजह से दो तरह के चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, से हम डाइपोल बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो डाइपोल और विच हैज नो डाइपोल, नॉन पोलर कौन होगा? विच हैज नो डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, सब के सब नॉन पोलर होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए आप, बेंजीन ले लीजिए आप ईथर ले लीजिए, ये नॉन पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। आपका सॉलिड भी, सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सॉलिड जो होते हैं बेटा, सॉलिड भी आपके दो तरह के होंगे, एक ऑर्गेनिक या कह लीजिए एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और दूसरे आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स कह लीजिए इसमें आप, कोवैलेंट सॉलिड्स एंड आयनिक सॉलिड्स। तो आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, जो एक टर्म आपको याद रखनी है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या टर्म याद करनी है बेटा? रखनी है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है उसके अंदर वैसा ही कंपोनेंट जो होता है वो डिसॉल्व होता है। यानी पोलर के साथ पोलर, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर। क्लियर है? यानी इन वाटर आयनिक salts dissolve rapidly, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स या तो इंसॉल्युबल होते हैं और अगर सॉल्युबल भी होते हैं तो वो देर में डिसॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो वाटर को बेटा अगर हम बात करते हैं, वाटर की अगर हम बात करते हैं, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह लेते हैं, जिसमें सभी तरह के सॉल्ट्स जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना? वाटर को अगर हम ट्रीट करते हैं, वाटर इज ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। अब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो होता है जिसमें सारे हो सकते हैं इसमें तो, लेकिन हम कह रहे हैं कि नॉन पोलर होते ही नहीं। कुछ पोलर कंपाउंड्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ किस चीज की, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशन, किसकी बात करता हूँ, किसके बारे में बात करें बेटा? मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूशन।
ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पर, इन वाटर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर हम साल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आपका साल्ट होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक आयन, एक नेगेटिव आयन, एक आयन अपने चारों तरफ पॉजिटिव आयन से, सॉरी, एक आयन अपने चारों तरफ अपने अपोजिट आयन से घिरा होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जब इस पर वाटर मॉलिक्यूल आता है जिस जिस पर डायपोल है, ओके, तो क्या होता है कि ये आयंस को अपनी तरफ घेर लेता है और हर आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। मान लो ये आयन डिसोल्यूट हो जाते हैं, क्या होते हैं, डिसोल्यूट, डिसोल्यूट मतलब होता है इनका आयनाइजेशन इन वाटर, ओके। आफ्टर डिसोल्यूशन, अगर मैं बात करता हूँ आफ्टर डिसोल्यूशन, जब ये डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूट होता है, डिसोल्यूट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, डिसोल्यूशन का मीनिंग हो गया जो आयन है उनका आयनाइजेशन। आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन का मीनिंग यही होता है, एक बार आपको बता दूं, आयनाइजेशन और डिसोल्यूशन ये दो टर्म है जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी होंगी। तो ये डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि आयंस जो हैं वो सॉरी कंपोनेंट में से आयन जो फ्री हो रहे हैं तो उसे डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव आयन अपने चारों तरफ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज से घिरा होता है, ऐसे ही एक नेगेटिव आयन भी घिर जाता है। ठीक है ना, तो ये जो चीज हो रही है बेटा, इस चीज को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, ओके। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, दीज आर वाटर पार्टिकल्स एंड दीज आर आयंस फ्रॉम सॉल्ट, ये चीज क्लियर है। इस तरह के आयंस को, अगर हम इन आयन की बात करते हैं, इन आयन को हम सॉल्वेटेड आयंस बोलते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल से अपनी तरफ चारों तरफ से गिर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्वेटेड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेटेड आयंस। किन आयन को बोलते हैं, विच surrounded by water molecules, which ions surrounded by water molecules, these are known as solvated या hydrated ions, okay। अब बात करते हैं सब नॉन पोलर की। अब नॉन पोलर में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ नॉन पोलर, मैं बात करता हूँ सम नॉन पोलर्स की, सम नॉन पोलर्स आल्सो dissolve in water, also dissolve in water, some non-polars, yes। अब वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है। एग्जांपल ले लीजिए, आप शुगर ही ले लीजिए, शुगर, फॉर्मूला हमें पता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, यस। शुगर केन की बात कर रहे हैं, सुक्रोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका जनरल फॉर्मूला हमने ले लिया O11 का, है ना भाई। तो ये जो चीज हो रही है, ये डिजोल्व हो रहा है, ये रीजन क्या होता है, क्या होता है बेटा, शुगर में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, शुगर में जो जो शुगर वाटर डिजोल्व होते हैं उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ये पोलर होता है, यस। ये ये शुगर फ्रेगमेंट हो गया आपका। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जब वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो क्या होगा, इनमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है बेटा शुगर वाटर सोल्यूबल हो जाती है। समझ आ रही बात,
और वाटर मॉलिक्यूल से हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो इजीली वो सोल्यूबल हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज है बेटा आपका, यहाँ पर एक और चीज, एक टर्म आपको एक चीज बतानी जरूरी है। यहाँ पर एक टर्म आप पढ़ते हो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो कैसे पढ़ते हो भाई? साल्ट है आपका, मान लो आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने साल्ट डाल दिया, जिस साल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जुड़े हुए हैं। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो ये जो है, जब लिक्विड जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा भाई? वे साल्ट फ्री स्टेट में चले जाना शुरू हो जाएंगे, है ना? तो इस टर्म को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। और कुछ आयन ऐसे होंगे जो वापस से इसकी तरफ आना शुरू कर देंगे। हाँ, तो एक टर्म तो होगी डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि फ्री ऑफ आयन है, आयंस फ्री इन लिक्विड, वो आपका डिसोल्यूशन हो गया। और कुछ आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है कि ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो ना, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट कर लेता है, फॉर्मेशन ऑफ, या कह लीजिए प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट, पीपीटी ऑफ साल्ट्स। ओके, तो जो डिसोल्यूशन है और रिक्रिस्टलाइजेशन है, ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं और इनका रेट इतना ज्यादा हाई होता है कि हमें पता नहीं चलता, कि हम कंसिडर नहीं कर पाते कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? यहाँ पता ही नहीं चल पाता। तो इस चीज को ये इक्विलिब्रियम सेट कर लेता है, उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम इसलिए बोलते हैं बेटा, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं जहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। समझ में आ रही बात? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। क्लियर है? यहाँ पर एक चीज आपको बतानी होती है कि डिटरमाइनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को हम डिटरमाइन करते हैं। अब देखो, इस तरह का सॉल्यूशन में हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सैचुरेटेड वो होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व ना कर सकते हैं। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम और भी ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। देखो, आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूट लिया आपने, सॉल्वेंट लिया और उसे अपना सॉल्यूशन बना लिया। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये आप हम ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कहाँ पर ले रहे हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये चीज हम कर रहे हैं। अब ये सॉल्यूट, अगर इसमें हम सॉल्यूशन बनाने के बाद इस टेम्परेचर पर कैन ऐड, अगर हम ऐड कर सकते हैं मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, और कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट, और ज्यादा सॉल्यूट अगर हम ऐड नहीं कर सकते उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। क्लियर है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे हम बोलेंगे। तो ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको पढ़नी है बेटा, वो होती है सोलिबिलिटी कर्व। क्या पढ़ना है? आपकी बुक में, आपके सिलेबस में है ये सोलिबिलिटी कर्व। तो सोलिबिलिटी कर्व होता क्या है? इट इज द ग्राफ, अगर मैं सोलिबिलिटी की बात करता हूँ, सोलिबिलिटी कर्व की बात करता हूँ, इट इज द ग्राफ बिटवीन solubility and temperature ये जो सोलिबिलिटी कर्व होता है मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच के सॉल्यूशन के बीच के लिए होता है बस, है ना? इट इज अ ग्राफ
between solubility and temperature, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ आता है बेटा, इसे हम सोलिबिलिटी और सोलिबिलिटी कर्व को लेते हैं, तो ये ग्राफ जो आएगा आपका, ये आपकी सोलिबिलिटी हो गई और ये आपका टेम्परेचर हो गया। ओके, टेम्परेचर इधर से इंक्रीज हो रहा है, सोलिबिलिटी इधर से इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारे साल्ट्स ऐसे हैं जिन पर कुछ पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, कुछ पर नहीं पड़ता है, कुछ पर टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी घटती है, कुछ पर टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर आप एक वो टर्म आपको याद होगी क्लास 11 की जो आपने पढ़ी होगी, प्रोसेस जो हम पढ़ते थे, एक प्रोसेस था जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी, एक प्रोसेस था जिसमें एनर्जी रिलीज होती थी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थे। यस, तो वो टर्म आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं कैल्शियम क्रोमेट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्रोमेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, CaCrO4 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, CaCrO4 के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैल्शियम क्रोमेट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप कैल्शियम एसीटेट के बारे में बात कर रहे हो, CH3COO की होल ट्वाइस C। तो ये जो साल्ट है बेटा, जब हम इन्हें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द साल्ट जो होते हैं उनकी सोलिबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। तो हम किसके बारे में बात करें, कैल्शियम एसिटेट CH3COO की होल ट्वाइस Ca, या फिर CaCrO4 कैल्शियम क्रोमेट के बारे में बात करें तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम कुछ सोडियम के साल्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट के बारे में बात कर लीजिए, NaNO3 के बारे में बात कर लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में आप बात कर लीजिए ना, तो ये कुछ इंक्रीज होती है। तो रीजन बिहाइंड दिस, ये थर्मल प्रोसेस होता है, ऐसे थर्मल प्रोसेस जिनमें एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने पर सॉरी टेम्परेचर बढ़ने पर जिनकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है और उनकी टेम्परेचर बढ़ने पर सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है। एक तो चीज ये आ गई। एक सोलिबिलिटी कर्व आपके बारे में, सोलिबिलिटी कर्व दो तरह के आएंगे आपके लिए। एक तो आएगा इस तरह का सोलिबिलिटी कर्व, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, जहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा, और एक चेंज आएगा इस तरह का, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पर कोई भी इसमें कोई भी शार्प ब्रेक नहीं है, लेकिन इसमें शार्प ब्रेक्स हैं। पहली बात तो शार्प ब्रेक नहीं है, तो इस तरह के कर्व्स को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे बेटा, कंटिन्यूअस कर्व, कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स। तो कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स किसे बोलेंगे, तो कंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स वो होंगे बेटा जिनमें कोई भी शार्प चेंज नहीं होगा, और जिनमें शार्प चेंज है वो होंगे आपके डिसकंटिन्यूअस सोलिबिलिटी कर्व्स। टेम्परेचर, आपकी सोलिबिलिटी, क्लियर है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो कंटिन्यूअस कर्व्स आते हैं, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट का आ रहा है या पोटेशियम क्लोराइड का आएगा, तो किसी का भी आएगा कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन जिस जिस कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल इसका जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट का है। किसका बेटा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। अब ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, ये सोलिबिलिटी कर्व किस वजह से आता है, ये ब्रेक क्यों आता है, ये बेटा
इसलिए आता है कि यहाँ पर एक नया फेज बिगिन होता है, या कह लीजिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आते हैं फेज चेंज के लिए आते हैं, फेज चेंज के लिए। फेज चेंज यानी ये सॉलिड के लिए लिक्विड, उसके बाद इस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लिक्विड इन लिक्विड चल रहा है या फिर वो गैस इन लिक्विड चल रहा है, तो इस तरह के चेंजेस आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो आपसे आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिबिलिटी कर्व में जो पॉइंट्स होते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉलिबिलिटी कर्व में, जो शार्प चेंजेस होते हैं किस वजह से होता है, तो आप कहोगे ड्यू टू फेज चेंज। किसकी वजह से कहोगे? ड्यू टू फेज चेंज। समझ में आ रही बेटा आपको? तो these are the solubility curves and this is the solution of solids and liquids। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।